मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इससे पहले हम लोग 2 लेसन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारा थर्ड लेसन है, थर्ड यूनिट है। और इस थर्ड यूनिट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में बोलें तो विद्युत रसायन, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। जैसे ये नाम से स्पष्ट है, आपको यहाँ पर दिख रहा है विद्युत रसायन, रसायन ही है, बट सामने में क्या जुड़ा है भाई, विद्युत जुड़ा है। मतलब ये जो रसायन होता है, ये आपका रसायन का एक क्या होता है, भाग होता है। और इस रसायन के अंतर्गत 2 प्रकार के अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसको हमको क्या करना है, समझना है। तो चलते हैं हम लोग, इसका क्या देखते हैं, सामान्य परिचय। हमारा लेसन क्या है भाई, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, तो ये जो विद्युत रसायन होता है, ये रसायन का एक क्या होता है, हमारा शाखा होता है। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक होता है हमारा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, एक को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है हमारा विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो 2 प्रकार की इसमें रासायनिक क्रिया होता है। एक होता है विद्युत रासायनिक क्रिया, जो कि विद्युत रासायनिक सेल में होता है, और एक होता है हमारा विद्युत अपघटनीय क्रिया, जो कि विद्युत अपघटनी में सेल होता है। ये जो विद्युत रासायनिक जो क्या होता है, हमारा जो सेल होता है, ये सेल जो होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, आपका परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। और हमारा जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, ये सेल क्या होता है हमारा, ये क्या होता है आपका, विद्युत जो ऊर्जा होता है, इस विद्युत ऊर्जा से क्या बनता है, पहले आपका रासायनिक ऊर्जा बनता है, और रासायनिक ऊर्जा पुनः क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा पहले किस में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत 2 प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यही हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत रसायन क्या है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 2 प्रकार के अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी उसी की बात को कर रहे थे हम लोग, अध्ययन किया जाता है। पहला हमारा जो अभिक्रिया होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है। ये हो गया हमारा पहला अभिक्रिया, जिसमें आप जो है एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे ही इसमें होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है भाई, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये पहला हमारा क्या होता है, विद्युत रसायन के अंतर्गत होने वाला अभिक्रिया होता है। यदि हम दूसरा अभिक्रिया की बात करें तो जस्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो
तो वह अभिक्रिया जिसमें हमारा जो क्या होता है भाई, जो विद्युत ऊर्जा होता है, ये विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। वो अलग चीज़ है कि फिर से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार का क्रिया आपको देखने को विद्युत अपघटनी जो क्या होता है, जो सेल होता है उसमें क्या होता है आपको देखने को मिलता है ना, या उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, विद्युत रसायन होता है। तो सिंपली परिभाषा हमने दे दिया कि विद्युत रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला अभिक्रिया हुआ जिसमें हमारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है और इसके लिए यंत्र जो होता है वो विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग किया जाता है। और एक अभिक्रिया हुआ होता है जो कि विद्युत ऊर्जा से पहले रासायनिक ऊर्जा बनाता है और फिर से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होता है वो हमको विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है देखने को मिलता है। तो ये क्या इसका सामान्य परिचय हो गया भाई, विद्युत रसायन का सामान्य क्या हो गया, परिचय हो गया। अब हम जो है इस विद्युत रसायन की अगर हम बात करें तो ये जो विद्युत रसायन होता है वो किसके किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये जो विद्युत रसायन होता है वो रासायनिक ऊर्जा और जो विद्युत ऊर्जा होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम बोल ये भी सकते हैं कि विद्युत रसायन जो होता है, विद्युत जो रसायन होता है वो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार के जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा से जो हमारे प्रकृति जो होते हैं है ना, या वातावरण होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, आगे कुछ बातें जो है इस लेसन में दिया है उसको हमको क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है। तो चलते हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो क्या कहता है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन नहीं है ना भाई, ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है हमारा, ऑक्सीकरण। तो हमको क्या देखना है, ऑक्सीकरण, और क्या देखना है, अपचयन। तो अभी हम दो प्रकार के अभिक्रिया पढ़े हैं, उसके बाद हमारा जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अभिक्रिया दिया जा रहा है जिसको हमको अभी क्या करना है, देखना है। जिसमें पहला क्या है, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या है हमारा, अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, इसके पास पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। किसके पास भाई, ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण की दो पद्धतियां हैं। दो पद्धति मतलब ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के हमारा धारणा है, एक पुरानी धारणा और एक होता है नई धारणा। नई धारणा के अनुसार इसका परिभाषा अलग दिया जाता है, पुरानी धारणा के अनुसार परिभाषा अलग दिया जाता है। नई जो धारणा है, पुरानी जो धारणा है उसके आधार पर अगर हम देखें, किसके आधार पर इसको देख रहे हैं अभी, पुरानी अवधारणा है ना, पुरानी अवधारणा के अनुसार देखते हैं। पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार यदि हम ऑक्सीकरण को देखें तो ये कहता है कि वे पदार्थ जो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है और धन विद्युतीय अथवा हाइड्रोजन क्या करता है, त्यागता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व क्या करता है, हमारा ग्रहण करता है, बोल सकते हैं ग्रहण करता है, मतलब लेता है, ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व है ना, धन विद्युतीय तत्व क्या करता है, त्यागता है। क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसके अनुसार, पुरानी धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हो गया। तो पुरानी अवधारणा ये कहता है कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करता है और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागता है, उसे हम क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन एक क्या है, पदार्थ है, वैसे तत्व है, तत्व पदार्थ का एक प्रकार होता है, आपको पता है। ये हमारा पदार्थ है या तत्व है। अब ये क्या करता है, अगर ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या बनाता है, हमारा CO2 बनाता है। तो इस परिभाषा को अनुसार बोल सकते हैं, यदि पदार्थ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ से आपको ऊपर की स्थिति क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कार्बन था एक पदार्थ था, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो ले रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, वो धन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर उदाहरण लिखना चाहें तो यहाँ से उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, और जैसे Fe, और ये दिया है हमारा Cl2, है ना, हमारे पास क्या दिया है, हमारा एक दूसरा वाला ये दिया है हमारा FeCl2, FeCl2, और इसको हम लोग फिर से एक Cl2 से क्रिया करा देते हैं। तो ये है हमारा FeCl2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। और उस स्थिति में बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम देखें तो 3 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें क्लोरीन था, है ना, और ये क्लोरीन भी कैसा चार्ज वाला होता है, माइनस चार्ज वाला होता है। अर्थात ये किसको ग्रहण कर रहा है, माइनस को ग्रहण कर रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, हमारा FeCl3 बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि वो ऋण विद्युतीय तत्व को क्या कर रहा है, ये जो पदार्थ है वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अर्थात उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है भाई, फेरस क्लोराइड। और उसको देखें तो इसका नाम क्या होता है, आपका फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। इसकी कहानी जो होता है वो आपका जो है थोड़ा सा अलग है। फेरस और फेरिक जो होता है वो इसलिए क्योंकि जो आयरन होता है, ये आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है, और ये 2 प्रकार के ऑक्सीक्रिएशन क्या करता है, प्रदर्शित करता है, एक +2 और एक करता है +3, है ना। तो ये 2 प्रकार के ऑक्सीकरण क्या करता है, प्रदर्शित करता है, +3 और +2। तो साइंटिस्ट लोग सोचे भाई कि एक ही तत्व है और 2 प्रकार के ऑक्सीकरण क्या कर रहा है, और सब प्रदर्शित कर रहा है, तो उसका नामकरण करने के लिए कैसे करें। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जी जो कम क्या करता है, अगर एक तत्व 2 प्रकार के ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है तो जो कम ऑक्सीडेशन होता है उसमें सफिक्स के रूप में अस लगा देते हैं, और जो ज़्यादा वाला होता है उसमें सफिक्स के रूप में क्या लगा देते हैं, इक लगा देते हैं। तो यही वजह है कि इसमें 2 ऑक्सीकरण अवश्य शो कर रहा है तो फेरस होता है, और इसमें 3 ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर रहा है तो फेरिक होता है। तो वो कहानी अलग चीज़ है। हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो पुरानी पद्धति क्या बोलता है भाई कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण किया जाता है, धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। थर्ड हम उदाहरण से समझते हैं कि उसमें हाइड्रोजन किस प्रकार से त्यागता है। जैसे यहाँ पर दिया है HI, यहाँ पर दिया है HI, और HI को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में ये जो होता है वो पानी और क्या बनाता है, आयोडीन बनाता है। जैसे प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। ऑक्सीजन ऑलरेडी माइनस चार्ज वाला होता है, 16वें समूह का तत्व है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेता है, यहाँ पर H2O बना लेता है। क्या बनाता है, H2O, और क्या मुक्त करता है, आयोडीन मुक्त करता है। बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे आयोडीन 2 है तो यहाँ पर 2 कर रहे हैं तो बात नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग, 4 कर देते हैं। 4 करते हैं तो यहाँ पर 2 करना पड़ता है, तो 2 दूनी 4 हो जाता है। ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारा ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, आपस में क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो उस स्थिति में देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है बोल रहे हैं। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ भी रहा है। तो दोनों प्रक्रिया आपको देखने को मिल रहा है। अगर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ देखें तो वहाँ पर जुड़ रहा है, बट क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले को खींचता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, मतलब इस यौगिक से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो इतने जो भी यहाँ पर जो उदाहरण दिया है उसके आधार पर पुरानी अवधारणा के जो है जो ऑक्सीकरण की, उसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो जो परिभाषा लिखे हैं उस परिभाषा को, ये तीनों जो समीकरण हैं वो क्या करता है, उसको जो है
सही करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सीकरण। किस अनुसार, पुरानी धारणा के अनुसार। अब हम क्या देखते हैं इसमें, अपचयन देखते हैं। क्या देखेंगे भाई इसके बाद, अपचयन। अपचयन क्या होता है हम लोग देखते हैं, चलिए यहीं पर देख देते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा अपचयन। अपचयन में क्या होता है, जस्ट उल्टा, अभी जो कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अभी जो लिखे हैं उसका जस्ट उल्टा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन लिख दिए, हाइड्रोजन व धन विद्युती क्या करता है, ग्रहण करता है। वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को या धन विद्युती जो भी क्या होता है हमारा जो तत्व होता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कर देते हैं, धन विद्युती तत्व क्या करता है, ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युती तत्व क्या करता है, तत्व त्यागता है। ये क्या कहलाता है हमारा, अपचयन कहलाता है। तो आप जो है पुरानी अवधारणा के अनुसार अपचयन को भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वे पदार्थ जो क्या करता है हमारा हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व क्या करता है, ग्रहण करता है। और हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व क्या करता है, त्यागता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है Cl2 और साथ में दिया है H2। जब दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो ये 2HCl का क्या करता है, निर्माण करता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो हमारा क्लोरीन होता है वो अधिक ऋण विद्युती तत्व होता है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अपेक्षा कम होती है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है उसको कौन खींच लेती है अपने तरफ, क्लोरीन खींच लेती है। तो ये परिभाषा के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि ये पदार्थ है और हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो एक उदाहरण यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी इसका उदाहरण क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सेकेंड उदाहरण देखें तो यहाँ पर दिया है Cu, है ना, और O दिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको CuO और क्या दिया है, H2 दिया है। अब यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। कौन प्लस होता है हमारा भाई, कापर जो होता है धातु होता है तो प्लस, लगभग सामने वाला प्लस ही होता है, बाद वाला माइनस होता है। और ये हाइड्रोजन क्या होता है, फिलहाल ऑक्सीजन के कंपेयर में देखें तो धन होता है। तो इस स्थिति में ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, क्रिया करके क्या बना लेता है, यहाँ पर यौगिक बना लेता है क्या, H2O, और साथ में क्या छूट जाता है हमारा, कापर छूट जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है, इस कॉपर ऑक्साइड में हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका बाहर निकल रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, पानी के मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है ना, ऋण विद्युती तत्व क्या होता है या ऑक्सीजन क्या करता है, त्यागता है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस स्थिति को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो देखे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों जो परिभाषा है वो पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या किया जाता है, इस प्रकार से जो है पढ़ा और लिखा जाता है भाई। तो ये हो गया हमारा पुरानी अवधारणा के अनुसार। अब हम किसके अनुसार चलते हैं, हम तो भाई मॉडर्न ज़माने के हैं, अभी मॉडर्न वाला चल रहे हैं ना, तो हम मॉडर्न के अनुसार चलते हैं। आधुनिक जो धारणा है, न्यू जो धारणा है, उसके अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उसके पास क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। तो चलिए हम जो है फिर से अपचयन और क्या देखते हैं, अवकरण, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, या तो अपचयन बोलो और इसको अवकरण क्या बोल देखते हैं, इसी को आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हमको क्या करना है, अभी वो जो है नई अवधारणा के अनुसार देखना है ना। उसमें रिडक्शन लिखा है, तो पहले अपचयन को, अच्छा ये आ करके लिखा है ना, ये ऑक्सीकरण नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों, या तो अपचयन बोल सकते हैं इसको, या तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं, अवकरण बोल सकते हैं। तो नई अवधारणा के अनुसार अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। चलिए पहला अपचयन को दे दिया है, तो पहले अपचयन को ही यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो नई जो अवधारणा है,
नई जो हमारे क्या है भाई अवधारणा है, इसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नई अवधारणा के अनुसार, नई अवधारणा के अनुसार, अवधारणा के अनुसार, नई अवधारणा के अनुसार हम क्या करें, अगर परिभाषित करें, इसके बाद आपका क्या है ऑक्सीडेशन है। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। तो चलिए नई अवधारणा के अनुसार हम पहले किसको देखते हैं, ऑक्सीकरण को देखते हैं। किसको देखते हैं, पहले ऑक्सीकरण को, और फिर देखेंगे अपचयन को। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पहले देखते हैं। तो नई अवधारणा ये कहता है कि वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीकरण कहलाते हैं। मतलब ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, दिया जाता है ना। और इस स्थिति में जो भी तत्व होता है उसके ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो नई अवधारणा के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है भाई, त्यागा जाता है। क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। तो ये सिंपल सा क्या है, परिभाषा है ना, त्यागा जाता है या त्याग किया जाता है। तो सिंपल परिभाषा क्या हो गया नया अवधारणा के अनुसार कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। और इस स्थिति में है ना, इस स्थिति में तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, हमारा वृद्धि होता है। तो इस तरीक़ा से हम जो नई अवधारणा है उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषा दे सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे Na है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, डोनेट कर देता है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये धन आयन बनाता है। ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण। आप दूसरा बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो इसमें 2+ चार्ज आ जाता है। अगर हम एल्युमिनियम के पास चले जाएं तो एल्युमिनियम क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 चार्ज बनाता है। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, है ना, या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, या वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन की परिभाषा लिख सकते हैं भाई। जैसे हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, डोनेट करता है, तो क्या बनाता है, वो धन चार्ज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या धन चार्ज क्या कर लेता है, बना देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जब भी ऑक्सीकरण होता है उस तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पद्धति के अनुसार, नई पद्धति के अनुसार ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं, आपको पता होगा कि हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपका 18वें समूह के जो क्या है हमारे तत्व हैं, जिसमें आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और क्या है, रेडान है। इसको बोलते हैं हीरा ने अरमान कर जीते रहना सिखाया। ये एक हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा 18वें समूह के जो तत्व होते हैं, ये तत्व के अगर हम अंतिम कक्षक में देखें, कहानी लंबी है, अंतिम कक्षक में देखें तो इसमें कितने होते हैं हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये अपवाद स्वरूप इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसका नेचर अक्री गैस जैसे होते हैं। तो इन्हीं के जैसा बनने के लिए बाकी जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं। जो त्यागते हैं उसमें धन चार्ज होता है, जो ग्रहण करते हैं उसमें ऋण चार्ज होता है। तो इस तरीक़ा से हम ऑक्सीकरण को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, हमारा अपचयन के पास, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो चलते हैं किसके पास, अपचयन के पास। अपचयन को क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या होता है,
इसको देखना है किसके अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार नहीं, नई अवधारणा के अनुसार। इसका जस्ट उल्टा कि अपचयन वह प्रक्रिया है, हम क्या बोल दिए, अपचयन क्या है भाई हमारा, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व द्वारा या किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन, क्या भाई हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है हमारा, ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका परिभाषा लिख दिया, ग्रहण किया जाता है। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है भाई। तो हमने क्या लिख दिया, अपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और क्या बनाता है, जैसे ही ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है ना। और ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया में अपचयन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। संख्या में क्या होता है भाई, वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है इसमें, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। तो इस तरीक़ा से हम अपचयन को क्या करते हैं, बता सकते हैं कि अपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और अपचयन की प्रक्रिया में हमेशा जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो ये तो हो गया अपचयन और ऑक्सीकरण। अब थोड़ा सा अपचयन का हम क्या कर देखते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। इन्हीं को आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उदाहरण बन जाएगा। जैसे इसको मैं क्या लिख दिया, Na+, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, तो क्या बना लेता है, फिर से सोडियम बना लेता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको अपचयन। दे रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब भी क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, फिलहाल जो है वो क्या करता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और चार्ज की अगर बात करें तो जनरली उसको जो है प्लस चार्ज से ना करके माइनस चार्ज से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑक्सीकरण प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रिया को बता सकते हैं। और यही ज़्यादातर क्या किया जाता है, भी उपयोग किया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो प्लस चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, वो माइनस चार्ज होता है। अगर ये उदाहरण आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण होता है क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। और हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में कि पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तीसरा में भी 8 भरा जाता है। बट क्लोरीन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना भाई क्लोरीन का, तो 2 8 और कितना लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, ज़रूरत होता है, इसलिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और क्लोरीन जो होता है वो माइनस चार्ज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इसको आप उदाहरण में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन था। क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, पुरानी धारणा के अनुसार और नई धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन को क्या कर लिया, यहाँ पर पढ़ लिया। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें इसमें से क्या क्या काम आने वाला है, तो ये काम आने वाला है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आपको ध्यान में रखना है कि किस में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है और किस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है, और अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे हमारा जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स क्या बोलते हैं भाई, रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा
रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज होने वाला अगर हम नाम देखें तो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो वो उसी पर क्या है, यहीं से आपको पता चल रहा है। ये रेड होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है भाई, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है, अपचयन, अपचयन, ये हो गया है ना। और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रेड का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयन, और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। और ये तो अभिक्रिया है, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन दोनों प्रक्रिया क्या होती है हमारी, साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊपर हम आपको समझा चुके हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से आप रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अपचयन की प्रक्रिया दोनों क्या होती है, जब साथ साथ होती है, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण इजी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक दिया है FeCl3 दिया है और एक दिया है SnCl2 दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। नाम क्या होता है इसका नाम, स्टेनस क्लोराइड। अब ये आपस में जब क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्रिया करके ये बनाता है आपका FeCl2 बनाता है और एक बनाता है SnCl4 बनाता है। तो ये हमारा पास दिया है फेरिक क्लोराइड दिया है, स्टेनस क्लोराइड दिया है। क्रिया करके क्या बनाता है हमारा, ये फेरस क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर मान रख देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर भी कितना रख देते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाता है, 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाता है और 6 2 8 हो जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे 3 दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 2 दूने 4 और 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो बैलेंस के अनुसार दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या क्या होता है, समान होता है। अब इसमें हमको देखना है कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तब तो जाकर के हम रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमको बताना है कि यहाँ पर किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। नाम को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि इसका नाम क्या होता है हमारा फेरिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड और इसको बोलते हैं स्टेनिक क्लोराइड। तो हमको कभी क्या देखना है कि किस में ऑक्सीकरण और किस में अपचयन हो रहा है। तो मैं आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीकरण संख्या किस में बढ़ता है और किस प्रकार के प्रक्रिया में कम होता है। तो यहाँ पर देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो है ये पता चल रहा है, ये जो आयरन होता है, ये आयरन देखो, ये केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ ये होता है भाई, थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे क्या दिया है FeCl3,
FeCl3। FeCl3 में क्या होता है, इन दोनों को पहले संयोजकता देखा जाता है, किनकी संयोजकता कितनी होती है और किनकी संयोजकता कितनी होती है, और उन संयोजकता के आधार पर ही क्या की जाती है, यौगिक का निर्माण की जाती है ना। और संयोजकता जो है दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उनकी संयोजकता कहलाती है। एक किसके बेस पर रखी जाती है, मान लो किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 5 भी हो सकती है, और 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब उनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो उस स्थिति में उनकी संयोजकता 3 भी होती है। तो एक तत्व दो प्रकार की संयोजकता मुख्यतः दर्शा सकती है। जैसे फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो होती है उसके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक 15 होती है, तो 2, 8 और कितना होती है 5, मतलब अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फास्फोरस 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करती है और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, मतलब वो 3 संयोजकता भी प्रदर्शित करती है। वो तो सिचुएशन ये होती है कि फास्फोरस जुड़े किसके साथ है, मान लो फास्फोरस अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा है तो 5 संयोजकता शो करेगी, और अगर कम ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा है तो वो जो है आपका जो है 3 संयोजकता प्रदर्शित करेगी। तो संयोजकता आपको जानना जरूरी है, क्योंकि संयोजकता के बेसिस पर ही कोई यौगिक क्या होता है आपका बनता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, आयरन और किसका, क्लोरीन का। अब ये जो आयरन होता है, इस आयरन की अगर हम बात करें और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जैसे परमाणु क्रमांक होता है 17, तो कितना हो जाता है भाई 2, 8 और कितना हो जाता है 7, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है हमारा 1 होता है। क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है 1। और आयरन की बात करें तो आयरन 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन शो करता है, एक +2 और एक होता है आपका +3। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर दे सकता है, और यहाँ पर फिलहाल देखने से ये कर रहा है, ये जो यौगिक है उसमें ये संयोजकता कितना दिखा रहा है 3, मतलब यहाँ पर आयरन कितना दिखा रहा है 3 संयोजकता, क्लोरीन कितना दिखा रहा है हमारा 1 संयोजकता। जब दोनों संयोजकता को देखते हैं तो और यौगिक बनाते हैं तो ये होता है कि जो आयरन जो है जितना संयोजकता दिखाता है उसको सामने वाला के साथ लिखते हैं, और सामने वाला जो है जितना संयोजकता दिखाता है उसको क्या होते हैं पीछे वाला के साथ लिखता है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी संयोजकता कितना है 3 और इसकी संयोजकता कितना है हमारा 1। तो जब इसका यौगिक बनाया जाता है तो इसको तिर्यक लिखा जाता है, मतलब जो क्लोरीन की संयोजकता होता है उसको आयरन के साथ लिखा जाता है और आयरन की जो संयोजकता है उसको जो है क्लोरीन के साथ लिखा जाता है। इस कारण से इसका यौगिक कैसे बनेगा, Fe। देखो क्लोरीन की संयोजकता कितना है 1 है, इसलिए 1 ही दिख रहा है। अब ये जो है क्लोरीन है, क्लोरीन किसकी संयोजकता को शो करता है, सामने वाला का, तो इसलिए क्या लिखा जाता है आपका FeCl3 लिखा जाता है। तो जो संयोजकता दिख रहा है ये 3 दिख रहा है ना, वो 3 किसका है हमारा आयरन का है, और आयरन में कुछ नहीं दिख रहा है वो किसका है, क्लोरीन का है। सेम इसमें स्टेनस में कितना होता है हमारा 2 होता है जो क्लोरीन दिखा रहा है, और क्लोरीन के 1 होता है वो स्टेनस क्या कर रहा है आपका दिखा रहा है। तो वो तो बात की बात है, हम चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल हम इसके आधार पर समझ सकते हैं कि इनकी संयोजकता कितना है 3 है। 3 है मतलब होता है ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो क्या होता है +3 है और ये क्या है -3 है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका दिखाता है तो इसको +2, क्यों, क्योंकि +2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टेनस क्लोरीन के अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय तत्व है ना, इसलिए +2, और ये कितना दिखाता है -2। अब देखो यहाँ पर कितना दिखा रहा है ये +2, क्योंकि ये +2 है, उल्टा दिखा रहा है, और ये कितना दिखा रहा है +4। अब देखो सब ऑक्सीडेशन नंबर को देखो कहाँ पर कौन बढ़ रहा है और कौन क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है। तो ज़्यादातर इसमें हम लोग धन आयन को ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पर क्या करते हैं कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर बढ़ रहा है और कहाँ पर घट रहा है। देखो यहाँ पर आयरन पहले कितना था 3 था, बट यहाँ पर जाके कितना हो रहा है 2 हो रहा है। यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता था, यहाँ पर कितना दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। कमी हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अभी बताया ना कि अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है कमी होता है। तो 3 से कहाँ जा रहा है 2 जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अगर हम देखें इन दोनों में ये +2 था, ये क्या था +2 था,
यहाँ पर क्या हो रहा है, जाकर के +4 हो रहा जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अभी मैं आपको बताया कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेनस से स्टेनिक बन रहा है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 से क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, हमारा 2 हो रहा है, मतलब वहाँ पर अब चयन हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हमको देखने को ये मिल रहा है कि इस अभिक्रिया में आपको अब चयन भी देखने को मिल रहा है और ऑक्सीकरण भी देखने को मिल रहा है। और जिस अभिक्रिया में दोनों प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं भाई, अगर क्वेश्चन आता है तो। चलते हैं अब इसके बाद कौन सा हमारा क्या है टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, अब चयन बोल रहा है। ठीक है, खैर इस सब चयन से तो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने क्या देखा, ऑक्सीकरण देखा, अब चयन देखा, और पुरानी धारणा के अनुसार क्या बोलते हैं, नई धारणा के अनुसार क्या बोलते हैं, और साथ में हमने क्या देखा, रेडॉक्स अभिक्रिया देखा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। आगे जो है इसके जो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक धीरे धीरे आने वाले हैं। वो हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करें।